हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, दैट इज प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 किया था ना, उसके अंदर हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को किया था। तो जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं दैट इज प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। अब देखिए होता क्या है कि रिक्रूटमेंट में तो हम अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि हमारे यहाँ पर जॉब है, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाला जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई है उसमें से कुछ को हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज सिलेक्शन। बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उसमें से कुछ को हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के बाद में क्या होगा, अब उनको उस काम पे लगाया जाएगा, दैट इज प्लेसमेंट। जिस जॉब के लिए उनको रखा है उनको वो जॉब देना, उनको काम सौंपना, दैट इज प्लेसमेंट। उसके बाद है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि भाई आप नए एम्प्लॉय हो, नया कैंडिडेट सेलेक्ट करके लाए गए हैं, उनको काम दिया गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको इंट्रोडक्शन तो दिया जाए, दैट इज इंडक्शन। और उसके बाद आता है सोशलाइजेशन। जब इंडक्शन बहुत आगे बढ़ जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद में जब वो एम्प्लॉइज काफी टाइम तक काम करता है तो उसको पूरा वर्क कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। उसको डीपली समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, वर्क कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। ओके, तो आइए हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगे कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम प्लेसमेंट क्या है। तो प्लेसमेंट क्या होता है आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपको बोला भाई रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन के पास ही लिस्ट आ जाती है जिसमें उन बंदों के नाम होते हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। ओके, ठीक। हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब। भाई सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि उनमें कैपेबल है, उनमें एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है कि वो हमारे इस काम को कर सकते हैं। तो सिलेक्शन अलोन डज नॉट गारंटी सक्सेस। लेकिन सेलेक्ट करने से क्या होगा, हाँ हमने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है, वो क्वालिफाइड है, वो एक्सपीरियंस है, वो उस काम को कर सकते हैं, उनके पास वैसी स्किल है। तो सेलेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब उनको वो काम देना भी तो पड़ेगा ना। यस। सो द रियल चैलेंज जो आता है मैनेजमेंट के सामने आफ्टर सिलेक्शन वो आता है वेयर एंड हाउ टू प्लेस द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कहां और कैसे प्लेस किया जाए, दैट इज प्लेसमेंट। सो सिलेक्शन जो है वो क्या है, वो हमें ये बताता है भी कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है हमारे इस काम के लिए, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लेसमेंट बताता है वेयर शुड बी ही प्लेस्ड, उसको कहां प्लेस करना है, कौन से डिपार्टमेंट में उसको जॉब पे देना है, कहां। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, तो कहां भेजना है उसको। ओके, even a highly qualified employee can fail if he is placed in wrong department। कितना ही स्किल वाला आदमी क्यों ना हो, अगर उसको उसके हिसाब से सही डिपार्टमेंट में प्लेस नहीं किया तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हिज स्किल आर नॉट यूटिलाइज, उसकी स्किल भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ही इज गिवन अनसुटेबल वर्क, अगर हम उसको अनसुटेबल काम दे देते हैं तो। अब आप यहां पर बोलोगे सर भाई जो उसकी स्किल है, एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे हमने उसको सेलेक्ट किया, हम उसको वही तो काम देंगे, वहीं तो प्लेस करेंगे, तो अनसुटेबल कैसे हो जाएगा। देखो भैया, इसमें कल्चर का, सोसाइटी का भी तो फर्क पड़ता है। एक बंदा है जिसको जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश नहीं आती, और आपने उसको एक ऐसी ब्रांच में भेज दिया जिसके आसपास के कस्टमर सब इंग्लिश बोलते हैं। अब वो स्किल तो है उसके पास में, या वहां का माहौल ऐसा है, या उसको हिंदी नहीं आती, या गुजराती नहीं आती, या मराठी नहीं आती, तो उसको पहले सीखनी पड़ेगी। इससे अच्छा देख लो भैया वो उसका कल्चर क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसको उससे हिसाब से उसी ब्रांच में, उस डिपार्टमेंट में भेजो जहां वो अच्छे से काम कर सकता है, फ्रेंडली। ओके जी, ओके। सो एग्जाम्पल भी दिया हुआ यहां पर, स्टूडेंट हु इज एक्सीलेंट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और आपने उसको सेलेक्ट किया है किसी कंपनी में, क्यों, क्योंकि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग में बहुत एक्सीलेंट है। इफ प्लेस इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अगर आप उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे अच्छा परफॉर्म करेगा। इफ प्लेस इन मार्केटिंग, लेकिन आपने फाइनेंस और अकाउंटिंग का उसको अच्छा नॉलेज है, स्किल है ना, आपने उसको मार्केटिंग में डाल दिया, वो स्ट्रगल करेगा, लॉसेस करेगा,
उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा, उसको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। सो प्लेसमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अगर आप किसी नए कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्लेस करते टाइम ध्यान रखिए कि जो उसकी स्किल है, जो उसकी एबिलिटीज है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसको उस हिसाब से काम पे लगाना, उस डिपार्टमेंट में उसको काम सौंपना। ओके जी, ठीक। सो आई होप आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूं। देखिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्लेसमेंट का। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। प्लेसमेंट का मतलब होता है असाइन करना एक स्पेसिफिक जॉब, है ना। सिलेक्शन के बाद में जॉब ही तो असाइन होती है, और क्या होगा भैया। एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, अब जॉब ही तो उसको असाइन करोगे। सो प्लेसमेंट मीन assigning a specific job or position to a selected employee in such a way। अच्छा, उसको जो जॉब असाइन करना वो इस तरीके से करना है जिससे वो अपनी एबिलिटीज का, अपनी क्वालिफिकेशन का, अपनी स्किल का बेस्ट यूटिलाइज कर सके या बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, यानी कि उस एम्प्लॉय से आप ऑप्टिमम बेस्ट निकाल सके। ओके जी, ठीक। दैट इज सिलेक्शन, सॉरी प्लेसमेंट। अच्छा जी, प्लेसमेंट जो है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। प्लेसमेंट में सबसे पहले हम करते हैं प्लेसमेंट करने, जैसे सेलेक्ट आ गई लिस्ट, ये एम्प्लॉय सेलेक्ट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेसमेंट करने से पहले हम करेंगे मैचिंग जॉब रिक्वायरमेंट। हम समझेंगे कि इस बंदे के पास क्या स्किल, क्या नॉलेज, क्या फिजिकल एबिलिटी है, फिर उस हिसाब से उसको जॉब देंगे। ठीक, दैट इज मैचिंग जॉब रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैचिंग एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी। हम उसका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी चेक करेंगे। ठीक है, उस हिसाब ये समझ के हम उसकी कैपेबिलिटी को समझ के उसकी एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी है उसको मैच करेंगे हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से। नेक्स्ट, फिर ये सब चेक करने के बाद में नेक्स्ट हमारा काम होगा असाइनिंग सुटेबल पोजीशन। फिर उसको अच्छी पोस्ट देनी है, कौन सी पोस्ट देनी है, कौन सी पोजीशन देनी है वो। तो प्लेसिंग एम्प्लॉय वेयर ही कैन परफॉर्म बेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, वहां उसको प्लेस करो। ठीक है जी, ओके। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, दो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ए फिजिकली स्ट्रांग है, एम्प्लॉय बी जो है प्लानिंग में अच्छा है। तो कैसे प्लेस करेंगे, जो फिजिकली स्ट्रांग है उसको प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजा जाएगा, जो प्लानिंग में अच्छा है उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। ओके, तो ये एकदम प्लेसमेंट सही हो गया। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, काम अच्छे से होगा, और जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल का, हम उसके एक्सपीरियंस का बेस्ट यूज कर पाएंगे, एम्प्लॉय से बेस्ट निकलवा पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंस है प्लेसमेंट की, आइए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप प्लेसमेंट करते हैं तो रिड्यूस हो जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जो काम आता है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी स्किल है, आपने उनको वही काम दिया है, तो वो छोड़ के क्यों जाएंगे। और छोड़ के नहीं जाएंगे तो वापस से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वो सब नहीं करना पड़ेगा, तो आपका पैसा बचेगा। ओके जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है प्लेसमेंट, तो उसमें आता है हमारा रिड्यूस एब्सेंटिज्म, यानी कि एब्सेंटिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि बंदा एब्सेंट नहीं रहेगा, जी नहीं चुराएगा काम से, डेली ऑफिस आएगा, टाइम पे आएगा, लेट नहीं आएगा, बहाने नहीं बनाएगा। ओके, और मन लगा के काम करेगा, तो उससे भी आपका फायदा होगा, रेगुलर अटेंडेंस रहेगी उसकी। इंप्रूव, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंप्रूव एम्प्लॉय मॉरल। इससे एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो इंप्रूव होता है। आपने उसको वो काम दिया है जिसमें वो बेस्ट है, जिसकी उसके पास स्किल है, जिसका उसके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, तो एम्प्लॉय जो है मॉरली कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना, मोटिवेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा प्लेसमेंट, तो इससे क्या हो जाता है, एंश्योर हो जाता है बेटर ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन अच्छे बनते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन रेफर टू रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रॉन्ग प्लेसमेंट करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर राइट प्लेसमेंट करोगे तो कोऑपरेशन होगा, टीम वर्क होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे लोग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंस है प्लेसमेंट का, उससे क्या होता है, अवॉइड हो जाती है मिसफिट बिटवीन जॉब एंड एम्प्लॉइज। जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने तैयार किया था ना, तो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से अगर एम्प्लॉय या कैंडिडेट को आप उस जॉब पे लगाओगे, तो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो कैंडिडेट पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी स्किल है। तो ये जो मिसफिट है ना वो नहीं होगा, बिल्कुल मामला फिट हो जाएगा। ओके, सो मिसफिट मींस मिसमैच बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी, तो ये मिसमैच नहीं होगा जी।
नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल एम्प्लॉय जो है एफिशिएंटली काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा और अच्छे से काम करेगा तो उसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कंपनी को बेनिफिट होगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा भैया प्लेसमेंट में इतने सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो होती होगी। वैसे बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, कई बार एम्प्लॉय की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत हाई होती है और उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उसको काम नहीं देते हैं, हम उसकी स्किल और उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम देते हैं। तो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन से अगर आप उसको नीचे वाला काम दे रहे हैं तो फिर वहां पर वो एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा सा मिस मैच हो जाएगा उसका और डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और आज के एआई के जमाने में बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो कई बार एम्प्लॉय जो है उसके पास अपडेटेड स्किल नहीं होती है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग दिए अगर आप उसको प्लेस कर दोगे तो वो वहां पर भी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। कई बार पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और बिहेवियर कुछ और है लेकिन आपने उसको कहीं और रख लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अग्रेसिव एम्प्लॉई है, भले उसके पास स्किल वगैरह सब है, अग्रेसिव एम्प्लॉई है और आपने उसको कस्टमर केयर में लगा दिया तो वो कस्टमर के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी वहां पर। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, कई बार ग्रोथ लीड करती है न्यू जॉब एंड चेंजिंग रोल। ये क्या होता है, जैसे जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उसमें स्टार्टअप्स इतनी तेजी से है ना, स्टार्टअप्स के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, कई बार एम्प्लॉइज को जो है ना अपना रोल भी पता नहीं होता है तो वहां पर प्लेसमेंट फिर फेल हो जाता है। ओके। प्रिंसिपल्स क्या है प्लेसमेंट के जिसको हम फॉलो करें तो प्लेसमेंट हमारा सही हो, तो बिल्कुल प्रिंसिपल्स है। सबसे फर्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी देख लो आप एम्प्लॉय की और उस हिसाब से उसको प्लेस कर दो। हैवी वर्क है तो फिजिकली स्ट्रांग पर्सन को करो और मेंटल थिंकिंग वाला है ना, क्रिटिकल थिंकिंग है तो मेंटल एबिलिटी वाले को प्लेस करो वहां पर। दूसरा प्रिंसिपल, अगर आप चाहते हो कि प्लेसमेंट अच्छे से हो तो क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करो। इसमें जो काम है ना, जो जॉब किसी एम्प्लॉय को देनी है, जहां प्लेस करना है, उस जॉब से रिलेटेड उसके पास ना ओवर स्किल होनी चाहिए ना अंडर स्किल होनी चाहिए। जो जॉब में स्किल चाहिए वही सेम उसके पास होनी चाहिए। दैट इज क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उस एम्प्लॉय को पूरी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो ताकि बाद में वो ये नहीं बोले कि ये पहले तो मुझे बताया नहीं, उसी में हम फिर इंडक्शन करेंगे। ओके। नेक्स्ट है कमिटमेंट प्रिंसिपल। एम्प्लॉय मस्ट डेवलप लॉयल्टी। सो एम्प्लॉय जो है अंडरस्टैंड करता है कंपनी की वैल्यूज को तो वो उसको बता दो। पेनल्टी अवेयरनेस प्रिंसिपल भी बता दो, मतलब कुछ अगर मिस्टेक हो तो सैलरी वगैरह, जैसे छुट्टी लोगे तो सैलरी कितनी डिडक्ट होगी, है ना, तो पेनल्टी वगैरह का कोई प्रोविजन हो, लेट आने का प्रोविजन हो कुछ भी, तो वो भी उसको बता दो। तो फिर एम्प्लॉय जो है एकदम अच्छे से प्लेस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो शुरुआत, स्टार्टिंग। ओके। सो इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये बढ़िया है। इंडक्शन जिसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय। अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये बोल रहा है अभी इंडक्शन के अंदर क्या होता है, एक जो नया अपॉइंटेड एम्प्लॉय है जिसको आपने प्लेस किया है अभी अभी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स, कल्चर, वर्क एनवायरमेंट एंड उसके साथ करने वाले एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाओ। भाई ये तुमको ऑर्डर देगा, इसको तुमको वापस रिपोर्ट करना है, तुम इनको ऑर्डर दे सकते हो, यहां से ऑर्डर ले सकते हो, इस इससे एडवाइस ले सकते हो, ये तुम्हारे साथ वाले कलीग्स हैं उन सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाना, ये पॉलिसीज है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये वर्क कल्चर है, ये सब कुछ उसको बताना। दैट इज इंडक्शन या ओरिएंटेशन। मेकिंग अ न्यू एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट अ न्यू एनवायरमेंट। ओके। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है भैया एचआरएम के अंदर, ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है या पर्पस क्या है इंडक्शन की। देखो ऑब्जेक्टिव बोलो या पर्पस बोलो, भाई क्यों करते हैं हम ऐसा, नए एम्प्लॉय को क्यों कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, वर्क कल्चर, पीपल्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्यों देते हैं, इंडक्शन क्यों करवाते हैं, ओरिएंटेशन क्यों करवाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है, इससे क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, टू इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो यह है कि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब परिचय हो जाए, इंट्रोडक्शन मिल जाए। ओके।
कंपनी की हिस्ट्री, मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इस सब के बारे में उसको पता लग जाए। पहला तो पर्पज यही है। दूसरा है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में सब कुछ बता देंगे, लोगों से परिचय करवा देंगे, तो वो एम्प्लॉय थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, फियर जो है उसका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फियर। नेक्स्ट है टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि उसके अंदर थोड़ा प्रेम भाव जागृत हो जाए। मतलब एम्प्लॉय शुड फील आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसको पराया फील नहीं हो, अपनापन फील हो जाए। इफ एम्प्लॉय फील आउटसाइडर, लो परफॉर्म करेगा। अगर एम्प्लॉय इनसाइडर फील करेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है टू अवॉइड रॉन्ग इंप्रेशन। ऐसा नहीं हो कि भाई एम्प्लॉय जो है उसके सामने ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही बैड हो गया तो एम्प्लॉय जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ डील करेगा। इससे अच्छा पहले से बता दो भैया उसको। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। भाई उसको चाहिए ना, पता तो हो कि भाई छुट्टी लेने से रिलेटेड रूल्स क्या है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, बोनस कब मिलता है, वर्किंग आवर्स क्या है ना। तो ये सब कुछ उससे बताना जरूरी है। तो ये भैया इंडक्शन का पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप गुड रिलेशंस। एम्प्लॉय अपने कलीग्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ अच्छे से रिलेशनशिप जो है डेवलप कर पाए ताकि स्मूथली वर्क हो पाए। ओके जी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उसको थोड़ा सा सिक्योर फील हो, उसको रूल्स है क्लियर हो जाएंगे, जॉब स्टेबल होगी, तो उसको बता देना चाहिए भैया, ठीक, सारी की सारी पॉलिसीज। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम का कंटेंट। बिल्कुल, इंडक्शन प्रोग्राम में कंटेंट भी होता है। इसके अंदर भाई आप इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या बताओगे एम्प्लॉइज को। तो सबसे फर्स्ट हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हेरिची क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, किससे ऑर्डर आएगा, किसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसको आप एडवाइस ले सकते हो, किसको ग्रीवेंस करनी है, किसको ऑर्डर दे सकते हो। कंपनी की सारी की पॉलिसी समझ में आ जाती है, लीव पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, डिसिप्लिन रूल, ये सब कुछ इंडक्शन का कंटेंट है। ओके जी। प्लांट लेआउट और ऑफिस सेटअप के बारे में पता चल जाता है, वर्क प्लेस लेआउट कैसा है, डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ है, ऑफिस का टूर करवा दो उसको। सेफ्टी रूल्स है, इसमें फैक्ट्री के वर्कर्स और टेक्निकल स्टाफ जो है उनको क्या सेफ्टी के लिए क्या दे रहे हो, हेलमेट दे रहे हो, ग्लव्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो। ओके। ग्रीवेंस प्रोसीजर भी कंटेंट होता है हमारे इंडक्शन का, कि भाई कोई एम्प्लॉइज को अगर कोई कंप्लेन करनी हो तो कहाँ करेगा, कैसे करेगा। ओके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी बता दिया जाता है, ये भी कंटेंट होता है हमारे इस इंडक्शन का। बेनिफिट है कुछ इंडक्शन के, एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, नर्वस फील नहीं करता है, कंफर्टेबल फील करता है। क्लियरिफाई हो जाती है एक्सपेक्टेशंस, जो एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन रख रहा था क्या वैसा है इस कंपनी के अंदर या नहीं। बिल्ड हो जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड, इंप्रूव हो जाता है कम्युनिकेशन, हेल्प हो जाती है सोशलाइजेशन में। और नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन पे आएंगे। सोशलाइजेशन से पहले का जो सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इंडक्शन। ओके। रिड्यूस होता है टर्नओवर, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता है। इंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी है, कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी गई तो ओवरलोड हो जाती है, तो इसे थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक साथ मत दीजिए। टू लिटिल इंफॉर्मेशन, कई बार इतनी कम दे दी गई कि उसको पूरा जानकारी नहीं मिली। सुपरवाइजर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, कई बार सुपरवाइजर जो है इग्नोर करते हैं नए एम्प्लॉइज को, है ना, ऐसा होता है क्योंकि इंसानी बिहेवियर ही ऐसा है ना, एटीट्यूड भरा पड़ता है लोगों में। नए एम्प्लॉइज को कौन कौन भाव देता है, फिर अच्छा परफॉर्म करता है तब जाके फिर, है ना। सो मिकी माउस असाइनमेंट भी होते हैं, गिविंग अनइम्पोर्टेंट टास्क दे दिए तो फिर क्या मतलब रह गया। ओके जी। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज सोशलाइजेशन। इंडक्शन के आगे का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन है। इंडक्शन एक शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन है, सोशलाइजेशन लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट है। इंडक्शन में उसको बताया जाता है, सोशलाइजेशन में तो वो इतना टाइम वहां पर बिता देता है कि उसको सब खुद ही पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है, कथनी और करनी में कितना फर्क है। Socialization is a process through which a new employee learn, adopt the values, culture, norms, behavior of the organization। देखो इसने क्या बोला है, खुद लर्न करता है, अडोप्ट करता है, न कि उसको बताया जाता है। समझ गए? यस। स्टेजेस क्या है सोशलाइजेशन की, तो 3 स्टेज पे सोशलाइजेशन होता है। फर्स्ट होती है प्री अराइवल स्टेज, ये एक तरह से इंडक्शन की तरह ही है, ओरिएंटेशन की तरह ही है। उससे भी थोड़ा पहले का है, क्योंकि एक एम्प्लॉय होता है ना,
या कोई भी कैंडिडेट होता है, कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में उसके दिमाग में एक इमेज होती है। जैसे किसी टाटा कंपनी में जॉब करने जा रहे थे, इमेज अलग होगी। किसी दूसरी, जैसे अगर आपको बोलूँ मैं महिंद्रा में जा रहे हो, कुछ इमेज अलग होगी। किसी बैंक में जा रहे हो, एसबीआई में, तो इमेज अलग होगी। एचडीएफसी में इमेज अलग होगी, है ना? तो अप्लाई करने से पहले हर कंपनी की एक कैंडिडेट के दिमाग में इमेज होती है, दैट इज प्री अराइवल स्टेज। ये बिफोर ज्वाइनिंग होती है। एम्प्लॉय हैज एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन कंपनी इमेज, इंटरव्यूज। पुराने जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं या पुराने एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो आके बताते हैं। उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन खुद कैंडिडेट कलेक्ट करता है और एक इमेज बना देता है किसी भी कंपनी की अपने दिमाग के अंदर। दैट इज प्री अराइवल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट होती है हमारी एनकाउंटर स्टेज। ये एम्प्लॉय की जो एक्सपीरियंस है रियल एनवायरनमेंट में उससे आती है। मतलब जो उसने सोचा था और जो रियल में वहां काम कर रहा है, तो उस बेसिस पर ये एनकाउंटर स्टेज होती है। एक्सपेक्टेड फ्लेक्सिबल जॉब बट फाइंड स्ट्रिक्ट रूल। हो सकता है उसको पहले लगा कि फ्लेक्सिबल जॉब है, बाद में पता चला यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये स्टेज के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है सोशलाइजेशन की, वो लास्ट स्टेज है, दैट इज मेटामोरोफोसिस स्टेज। मेटामॉर्फोसिस स्टेज का मतलब होता है एम्प्लॉय फुली एडजस्ट हो चुका है, उसने कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। एम्प्लॉय बिकम कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव, यानी कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ समझ में आ गया है। इतना टाइम तक उसने काम किया है, तो वो एम्प्लॉय की एक तरह से ना अंदर तक घुस चुका है, उसको सब समझ में आ गया है। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो आपको मिल जाए, एंड बेल आइकन दबा दो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।